बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। मालकिन की शादी थी। रात हुई तो 20,000 पकड़ाकर कहने लगी, अपने लिए भी नया जोड़ा और तिल्ले वाला खुस्सा ले लो। मैं मालकिन की खुशी के खातिर जल्दी जल्दी बाजार गया, खुस्सा और जोड़ा ले आया। वापस आया तो मालकिन कहने लगी, जरा पहन कर तो दिखा। मेरे होश उड़ गए जब मालकिन ने शौहर की जगह मुझे। मैं थोड़ी ही देर पहले हवेली में दाखिल हुआ था। अभी मैं किचन में खड़ा सौदा सेट कर रहा था जब मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर बड़ी बीबी खड़ी मुझे अजीब नजरों से घूर रही थीं। एक पल को मुझे उनकी नजरों से खौफ महसूस होने लगा। मैंने फौरन अपनी नजरों का जाविया बदला और दोबारा सामान सेट करने लगा। न जाने क्यों मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते थे। मैं जल्दी जल्दी सामान सेट करके वहां से निकलने ही लगा था कि उसने मुझे आवाज देकर रोक लिया। उस वक्त आसपास कोई भी नहीं था। मजबूरन मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि मेरी हैसियत एक मुलाजिम से बढ़कर नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसकी छोटी बहन वहां पर आ गई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना काम करके यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाया करो। उसका लहजा जिल्लत आमेज था। मालकिन ने अपनी बहन को आंखें दिखाईं, लेकिन उसने अपनी बहन की तरफ तवज्जो न दी और मेरी बेइज्जती करके मुझे क्वार्टर में भेज दिया। उस लड़की पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। कभी कभार तो मेरा दिल करता कि मैं इस नौकरी को लात मारूं और यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता था कि मैं आखिर जाऊंगा भी तो कहाँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं अपने क्वार्टर में वापस आ गया। कमरे में दाखिल होते ही मेरी पहली नज़र सामने लगी तस्वीर पर पड़ी, जहाँ मेरे माँ बाप खड़े मुस्कुरा रहे थे। न जाने क्यों आज मुझे अपने अम्मी अब्बू की शिद्दत से याद आ रही थी। वो भी क्या ज़माना था जब मैं अपने माँ बाप के साथ खुशहाल और इज्जत भरी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उस तस्वीर को देखते देखते न जाने कब मैं अपने माजी में खो गया। मेरा बाप एक दिहाड़ीदार मजदूर था, जबकि मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरा और कोई भाई बहन नहीं था। घर में पैसों की कमी नहीं होती थी। हर तरफ खुशहाली थी और एक सुकून था कि फिर अचानक एक दिन मेरे अब्बा का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर तो जैसे मेरी जिंदगी तारीकियों से भर गई। मेरी माँ मेरे बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके गम में घुलने लगी। हर वक्त वो मेरे बाप को याद करके रोती रहती। वो मुझे भी बिल्कुल भुला चुकी थी। उसे ये भी याद नहीं रहा था कि उसका एक अदद बेटा भी है जिसे अपनी माँ की जरूरत है। जब भी मैं अपनी माँ के पास जाता तो वो मुझे धुतकार कर पीछे कर देती। उसे ये लगता था कि मेरा बाप मेरी वजह से इस दुनिया से गया है। अगर मैं उसे खिलौने लेने के लिए मजबूर न करता तो वो कभी भी अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में शहर नहीं जाता। मैं हर वक्त रोता रहता, पीटता रहता, लेकिन कोई भी मुझे चुप करवाने वाला नहीं था। मेरी माँ ने मेरा ध्यान रखना छोड़ दिया था। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे चला जाता, कोई भी मुझे पूछने वाला नहीं था। यही वजह थी कि मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ मेरा उठना बैठना था। और फिर एक दिन मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद मैं भरी दुनिया में अकेला रह गया। बहन भाई तो कोई था नहीं, सिर्फ एक फुप्पो ही थी। ये घर भी किराए का था जहाँ मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ रहता था। जब तक माँ जिंदा थी तब तक मोहल्ले वाले मदद कर देते थे या फिर इधर उधर से इमदाद मिल जाती थी। लेकिन माँ के इंतकाल के बाद ये सब भी खत्म हो गया। और फिर एक दिन मालिक मकान आया और उसने मुझसे ये घर भी छीन लिया। उसने मुझे कहा कि उसका खानदान अब गांव में ही आकर रहेगा, तुम अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैंने उसे बहुत कहा कि मेरा उसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। उस वक्त मेरे पास माँ की सोने की अंगूठी के अलावा और कोई जमा पूंजी नहीं थी। मैंने अपनी फुप्पो की तरफ जाने का सोचा कि शायद वो मेरी मदद कर लें। सबसे पहले मैंने उस अंगूठी को बेचा, लेकिन उससे मुझे इतने पैसे नहीं मिले जिनकी मैं उम्मीद कर रहा था। खैर, मैंने इस बार भी शुक्र अदा किया और अगले ही दिन कराची पहुंच गया, जहाँ पर मेरी फुप्पो एक छोटे से मकान में रहती थीं। एक महीना पहले ही उनकी बेटी की शादी हुई थी। जब मैंने फुप्पो को अपने बारे में बताया तो उन्होंने खुले दिल से मुझे अपने घर में रख लिया। लेकिन मुझे सारा दिन फारिग घर में पड़ा रहना अच्छा नहीं लगता था। दूसरा, ना तो मेरे पास कोई हुनर था और ना ही कोई डिग्री जिसकी बदौलत में कोई नौकरी कर सकता। मेरी फुप्पो ने एक औरत से बात करके मुझे एक अमीर औरत के घर में माली की नौकरी पर रखवा लिया। वो एक खूबसूरत नौजवान बेवा औरत थी। मैं ये नौकरी करने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वो तन्हा रहती है, इसलिए मुझे उसके घर नौकरी करना मुनासिब नहीं लग रहा था। फुप्पो ने मुझे मजबूर किया और पैसों का लालच दिया, जिसकी वजह से मैं राजी हो गया। वहां आकर मुझे काफी हद तक तसल्ली हो गई
क्योंकि उसने अपنے घर में अपनी बहन को बुला लिया था और फिर मैं वहाँ पर नौकरी करने लगा। एक दिन मैंने अपने साथी नौकर से प्राइस बॉन्ड का नाम सुना। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये किस्मत का खेल है। थोड़े पैसों में मिलने वाला प्राइस बॉन्ड कभी कभी आपको करोड़ों का मालिक भी बना सकता है। उसकी ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और पसंद भी आई। उसके बाद मैं खुद भी प्राइस बॉन्ड खरीदने लगा। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। मुझे वहां पर नौकरी करते हुए 1 साल हो गया था। पहले मैं बाहर तक ही महदूद रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे घर के अंदर भी जगह मिलने लगी। अब मेरा घर के अंदर आना जाना काफी हो गया था। एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगती थी और कभी कभार तो मुझे खौफ में मुब्तला कर देती, वो मालकिन का मेरी तरफ देखना था। न जाने क्यों वो हर वक्त अजीब नजरों से मुझे देखती रहती। मैं उसकी बात समझने से कासिर था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक पौधों की काट छांट कर रहा था जब मुझे खुद पर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ। मैंने आगे पीछे देखा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई न दिया। मैंने उसे अपना वहम समझा और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। लेकिन फिर यह एहसास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मैंने आंख तिरछी करके देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ कि दीवार के साथ कोई खड़ा है। मैं उसी तरफ देखता रहा। अचानक मालकिन दोबारा दीवार से बाहर निकली, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपनी तरफ देखता पाया तो बौखला गईं और आगे पीछे देखने लगी। उसकी इस हरकत को मैं समझ न पाया। ना जाने ये औरत मुझसे क्या चाह रही थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे छोटी छोटी बातें करने लगी, जैसे तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। और मैं भी मामूल की तरह उसे जवाब दे दिया करता। मैं यही कोशिश कर रहा था कि उससे दूर ही रहूं, क्योंकि अब उसकी माँ भी इस घर में आ गई थी। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि वो मालकिन की शादी की तैयारी कर रही हैं। मैं दिल ही दिल में खुश हो गया कि अब इस खामखा की मुसीबत से तो जान छूट जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आगे कितना बड़ा मसला खड़ा होने को तैयार है। 2 दिन बाद मालकिन की मेहंदी थी और घर में तैयारियां जोरों शोर के साथ हो रही थीं। इस दौरान मैं भी घर के कामों में उलझ गया था। मेरा ध्यान भट चुका था। 2 दिन बाद मालकिन की मेहंदी थी, लेकिन आज भी वो वैसे ही खड़ी मुझे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में न जाने क्या था, लेकिन मुझे उससे खौफ आने लगा। मैं फौरन ही मंजर से हट गया। मैं चाह रहा था कि 2-3 छुट्टियां ले लूं। जब तक मालकिन की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई, क्योंकि घर में काम काफी ज्यादा था और मालकिन की माँ मुझे छुट्टी देने पर राजी नहीं हो रही थी। एक दिन मैं मामूल की तरह सामान लेकर घर में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त घर में गहरी खामोशी थी। यूं लग रहा था कि सब लोग बाहर गए हों। मैं सामान रखकर पलटा ही था कि सामने मालकिन खड़ी मुझे देख रही थी। मैं पास से निकलने लगा। ये लो, कुछ पैसे ले लो। मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। मैं पूछना चाहता था कि ये किस चीज के पैसे हैं। ये लो, इससे तुम अपने लिए नया जोड़ा और तिल्ले वाला खुस्सा ले लेना। मालकिन की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर मैंने उसे वो पैसे ले लिए। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी आवाज दोबारा मेरे कानों में पड़ी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मानोगे। रात को मैं तुम्हें एक अच्छे हुलिये में देखना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, और फिर मैं शाम तक यही सोचता रहा कि मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं। फिर मैंने मालकिन की खुशी के खातिर नया जोड़ा और तिल्ले वाला खुस्सा ले लिया। वैसे भी उसके यहाँ पर थोड़ा ही वक्त था। जल्द ही वो अपने शौहर के घर जाने वाली थी। शाम को तैयार होकर जब मैंने अपना अक्स शीशे में देखा तो कुछ लम्हों के लिए मैं खुद को देखता रह गया। इतने अरसे के बाद मैंने खुद को संवारा था और एक अच्छा लिबास पहना था। इस चीज ने मेरी शख्सियत को ही निखार दिया था। मैं एक अच्छी शक्ल सूरत का नौजवान था, लेकिन कभी भी अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी। इस चीज का एहसास मुझे आज हुआ था। मैं मामूल की तरह सारा निजाम देख रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और चीज महसूस कर रहा था कि हर किसी की नजरें मुझ पर ही थीं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। जब मैंने नजर उठाकर देखा तो सामने मालकिन भी मुझे ही देखे जा रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात गए ये हंगामा चलता रहा। तकरीबन 1 बजे जाकर ये खत्म हुआ। सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी सोने की गर्ज से अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था जब मुझे अपने पीछे किसी की पुकार सुनाई दी। वो रानी थी, इस हवेली की नौकरानी। उसने मुझे कहा कि तुम्हें मालकिन बुला रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस वक्त मालकिन का मुझसे क्या काम। पहले मैंने फैसला किया कि ना जाऊं, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए मैं मालकिन के कमरे की तरफ चला गया और दस्तक देने लगा, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मैंने दोबारा दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई कि आ जाओ। मैं अंदर जाते हुए हिचकिचा रहा था। कमरे में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अचानक मालकिन ने लाइट जलाई। मेरी आंखें यकदम बंद हो गईं, लेकिन जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो चंद लम्हों के लिए मबहूत हो गया, क्योंकि मालकिन मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन लग रही थी।
اس کے لمبے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے، جبکہ اس کی سیاہ آنکھوں میں کاجل ہلکا ہلکا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی، کوئی بھی اسے دیکھ کر اپنے ہوش گنوا سکتا تھا۔ میں نے اسے نظریں چرائیں اور کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کترا رہا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب نہ دیا اور میرے ساتھ قریب سے گزر کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ لیکن اس نے میری اس بات کا جواب نہ دیا اور میری طرف بڑھنے لگی۔ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ غلط کر رہی ہیں۔ اگر کسی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ خدا کے لیے اپنی نہیں تو میری عزت کا خیال کر لیں۔ لیکن اچانک وہ میرے قدموں میں گر گئی اور میرے قدم پکڑ لیے۔ ساتھ ہی یک دم دروازہ کھلا اور مالکن کی بہن اندر داخل ہو گئی۔ جب اس نے اندر کا منظر دیکھا تو نہ جانے کیا سمجھی۔ میں اس کی آنکھوں میں غصے سے لپکتے شعلے صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ یکدم کسی شیرنی کی طرح میری طرف بڑھی اور میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری بہن بے بس اور مجبور ہے جو تمہاری بات مان لے گی؟ مجھے تمہارے ارادے پہلے سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج میں وقت پر پہنچ گئی۔ نہ جانے وہ کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مالکن نے اسے روکنے کی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مالکن کو بھی پیچھے ہٹا دیا اور مجھے دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ مجھے اس چیز کی دھمکی دی کہ اگر تم مجھے کل اس حویلی یا اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ یہ سب آہستہ آواز میں بول رہی تھی، جبکہ میں اب تک یہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا کچھ سامان سمیٹا اور رات کی تاریکی میں اس حویلی سے نکل گیا۔ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے جس سے میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتا تھا، لیکن فی الوقت مجھے اس کے لیے حکمت عملی تیار کرنی تھی۔ اس سب سے پہلے میں کچھ دن پرسکون رہنا چاہتا تھا اور اپنے ذہن سے ہر قسم کے برے تاثر کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی نوکری نہ تھی۔ جو پیسے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ ایک دن میں نے معمول کے مطابق اخبار اٹھائی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جو پرائز بانڈ میں نے ایک مہینہ پہلے خریدا تھا اس کی بدولت میری قسمت میں 1 کروڑ کی رقم آ گئی۔ میں نے 2-3 بار دوبارہ چیک کیا، وہ واقعی سچ تھا۔ اس کے بعد تو جیسے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے ایک جنرل اسٹور خرید لیا اور اس کے ساتھ ہی 2-3 اور چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں بھی کسی کی قسمت بدل سکتی ہے۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ دوبارہ مجھے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میرا کاروبار وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا، لیکن اب مزید اکیلے زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو میرا سہارا بن سکے، جو میرے دکھ سکھ کی ساتھی ثابت ہو، جو میرے پیسوں سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرتی ہو۔ لیکن جب بھی میں شادی کرنے کے بارے میں سوچتا تو نہ جانے کیوں میرے ذہن میں اسی مالکن کا خیال آ جاتا۔ میں آج تک مالکن کو نہیں بھول پایا تھا اور نہ ہی وہ واقعہ میرے ذہن سے نکلا تھا۔ آج بھی یہ بات مجھے پریشان کرتی رہتی کہ نہ جانے اس دن مالکن کیا کہنے والی تھیں۔ میں نے 2-3 بار فیصلہ بھی کیا کہ اس کے گھر جا کر پتہ کر لوں، لیکن پھر خود ہی رک گیا کہ وہاں جا کر کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے یا وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نہ نکال دیں۔ اور پھر ایک دن میں نے ہمت کی اور دل پر پتھر رکھ کر اس گھر میں چلا گیا۔ آج بھی اس گھر میں ویسی ہی خاموشی پھیلی ہوئی تھی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ نوکر نے مجھے ایک ڈرائنگ روم میں جا کر بٹھایا۔ پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا تب میری حیثیت ایک نوکر کی تھی، لیکن اب میرا اپنا ایک مقام اور مرتبہ تھا، میرا ایک نام تھا۔ اچانک ہی مجھے خود پر فخر محسوس ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مالکن کی بہن کمرے میں داخل ہوئیں۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نہیں تھے، بلکہ وہ بالکل نارمل تھی اور شاید کسی حد تک شرمندہ بھی تھی۔ بغیر سلام دعا کے ہی اس نے بات کرنا شروع کر دی۔ میں خود تم سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے تمہاری کامیابیوں کے بارے میں پتہ چلا، مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کی اس بات پر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کافی دنوں سے میرے دل پر ایک بوجھ تھا۔ اس دن جو کچھ آپ نے دیکھا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا اس نے مجھے روک لیا۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بہن تم سے اس حد تک محبت کرتی ہے۔ وہ تمہارے پیچھے جنونی ہو گئی تھی۔ اس دن اس نے تمہیں اسی وجہ سے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ تمہارے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں وہاں آ گئی۔ میں حیران تھی کہ وہ کیسے ایک غریب شخص سے محبت کر سکتی ہے جو خود کسی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہو۔
یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مالکن اب کہاں ہیں؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ میں نے آج بھی اسے مالکن کے نام سے یاد کیا تھا۔ جس دن تم اسے چھوڑ کر گئے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے اچانک ہارٹ اٹیک آیا جس نے اس کی جان لے لی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ کسی نے بہت سارا بوجھ میرے دل پر ڈال دیا۔